Welcome to my YouTube channel. I'm your accounts teacher and I'm going to discuss on the topic Introduction of Financial Statements. So what are financial statements? Financial statements होती क्या है? Financial statements are the statements which provide summary of accounts. ये हमें ओवरऑल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च होता है, तो अप्रैल टू मार्च जो अकाउंटिंग ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं उसको प्रेजेंट करता है इन अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है कंपनी में, जो भी वो सेल परचेज करती है रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का, एवरीथिंग विच कंपनी डू, तो वो इन सब प्रोसेस के थ्रू हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उसके बाद उन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में एंट्रीज़ के थ्रू रिकॉर्ड करना, फिर उन एंट्रीज़ को, उस जर्नल को हम लेजर में आगे पोस्ट करते हैं. देन हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. फिर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में दो चीज़ें बनाई जाती हैं. एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है और दूसरा बैलेंस शीट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है कि इसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी कंपनी की क्या है, तो इससे हमें पता चलता है कितनी इनकम हमारी कंपनी अर्न कर रही है, उसके कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी एक्सपेंसेस कर रही है. उसके बाद बैलेंस शीट में हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है. फाइनेंशियल पोजीशन में हमें कंपनी की क्या क्या चीज़ें का पता चलता है. इसमें हमें पता चलता है कि उसकी एसेट्स कितनी है कंपनी की, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है कंपनी की, कहीं लायबिलिटीज़ जो है वो कंपनी की इंक्रीज़ तो नहीं है. देन एसेट से अगर लायबिलिटीज़ हमारी एसेट से ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है. और अगर कंपनी की एसेट्स जो हैं अगर वो ज़्यादा है देन लायबिलिटी से, इसका मतलब जो कंपनी है वो प्रॉफिट्स अर्न कर रही है और अच्छी रन कर रही है और उसके जो शेयर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होंगे स्टॉक मार्केट में. तो बेसिकली जो हमने मेन चीज़ें पढ़नी हैं वो सिर्फ दो हैं इसमें, प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड सेकेंड वन इज़ बैलेंस शीट. सो ये मैंने यहाँ पे एक प्रोफॉर्मा ड्रॉ करा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड. ठीक है, जौन से भी ईयर की आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे. तो इसका परफॉर्मा क्या है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स हैं, देन नोट नंबर है, करंट ईयर फिगर्स के जो करंट ईयर की हैं हमने वो यहाँ पे लिखनी है. उसके बाद प्रीवियस ईयर फिगर्स जो पिछले साल की हैं वो हमने यहाँ पे नोट डाउन करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला है इसमें वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट आपको ये पॉइंट्स पढ़ के सुना दूंगी, देन उसको बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या इस चीज़ों में आता है. तो सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड वन अदर इनकम. तो इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू कि कंपनी ने कितना टोटल रेवेन्यू अर्न किया है. उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंसेस. ओके, एक्सपेंसेस में हमारी ये चीज़ें आती हैं. इसमें आता है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड वन इज चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. एंड नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस. देन ये यहाँ पे अब हम टोटल कर देंगे, इसका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है उसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, ये जो हम माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कि हमें टैक्स से पहले जितना हमारा कंपनी का प्रॉफिट है वो कितना आया है. उसके बाद जो हमारी कंपनी ने टैक्स पे आउट किया है वो टैक्स यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे. देन उसको हम ये वाले प्रॉफिट से जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड टोटल, कि टोटल जो हमारा प्रॉफिट है कंपनी का वो कितना आया है. ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स जो हमने पीछे परफॉर्मा में पढ़े हैं. तो इसमें सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम रेवेन्यू पढ़ेंगे. रेवेन्यू का मतलब होता है हमारी अर्निंग्स.
ओके। सो रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कि कंपनी, तो कंपनी हमारे पास दो है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या करेगी, न्यू प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी, देन उसको सेल करेगी। जो ट्रेडिंग कंपनी है वो क्या करेगी, वो जस्ट सेल और परचेज करेगी फिनिश्ड गुड्स को। तो ये दोनों कंपनीज का अपना अपना काम है। सो जो कंपनी जौन सा भी काम कर रही है उससे जो उसको रेवेन्यू अर्न हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके राइट। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे क्रिकेट बैट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये क्रिकेट बैट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये जो क्रिकेट बैट्स है वो किससे मैन्युफैक्चर होंगे, वुड से। ओके, क्रिकेट बैट्स बनाने में जो हमारे पास कई बारी जो वुड है उसका कुछ जो है वो स्टफिंग बच जाती है, कुछ स्क्रैप उसका बच जाता है। तो वो जो स्क्रैप बचा उसके साथ इसने जो क्रिकेट बैट्स है वो वुड से बनते हैं। क्रिकेट बैट्स को बनाने में जो वुड की स्क्रैप बचती है वो स्क्रैप अगर हम उसको सेल कर देते हैं, अगर कंपनी उसको उस वुड की स्क्रैप को बेच देती है तो वो जो बेचने में उसको रेवेन्यू मिलेगा, ओके, जो वुड को बेचने में जो उसको रेवेन्यू मिलेगा उसको वो भी जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही काउंट होगा, वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो वुड है वो क्रिकेट बैट्स का ही पार्ट है। ओके, कंपनी जो है वो वुड का ही काम कर रही है, तो डेट इज़ वाई ये वाली जो वुड उसने सेल करी है वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगी। सो सेकंड वन इज अदर इनकम। अदर इनकम क्या होता है, अदर इनकम जो है अर्न इनकम फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, कंपनी का वो काम जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं आता है, कंपनी उसमें जो इनकम अर्न करती है उसे हम अदर इनकम बोलते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट, ओके, जैसे कि हमारा हो गया इंटरेस्ट कि लाइक कंपनी है उसने किसी चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करा है और उसको उसमें इंटरेस्ट मिला है तो वो आ जाएगा हमारे अदर इनकम में। तो हम ये सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कंपनी थी क्रिकेट बैट्स की, ओके, अगर वो क्रिकेट बैट्स में जो उसको पैसा आया उसने आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, उसमें से उसको कहीं इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आएगा, वो अदर इनकम में चला जाएगा। ओके, तो इसमें हम आगे कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि वो जो हमारे आइटम्स हैं वो किस किस में आएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगे कि अदर इनकम में जाएगा। So examples of other income are sale of fixed assets। okay, कि कंपनी ने अपनी कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी है उसमें उसको जो सेल हुई वो अदर इनकम में जाएगी। एंड सेकंड वन इज इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कि कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया था उसमें उसको इंटरेस्ट मिला है तो वो भी अदर इनकम में जाएगा। ओके, तो अब हम दो कंपनीज़ के बारे में और पढ़ेंगे जो कि आपको पता है। एक है हमारी फाइनेंशियल कंपनी, सेकंड वन इज नॉन फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, जो जस्ट फाइनेंस का जो है टेक इन टेक करती है, और जो नॉन फाइनेंशियल है वो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों ही आ जाते हैं, जो फाइनेंस का काम नहीं करती। इसमें मैं 4 आपको ऑप्शंस देती हूँ, 4। फर्स्ट वन इज सेल्स, तो सेल्स ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ओके, second one is interest earned, third one is dividend, and fourth one is refund of income tax। ओके, पहले हम ये सब लिख लेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि ये किस किस में आ जाएगा, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा कि अदर इनकम में जाएगा। नॉन फाइनेंशियल में जो सबसे पहला है वो आएगा सेल्स।
second one is sale of scrap, third one is interest earned, and fourth one is dividend. ओके, फाइनेंशियल कंपनी एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी. फाइनेंशियल कंपनी डील करेगी जस्ट अपने फाइनेंशियल वर्क में. तो जो प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये किस में आएगा? अदर इनकम में जाएगा, बिकॉज एसेट्स बेची है उसने. जो एसेट उसने बेची है वो फाइनेंशियल कंपनी का काम नहीं है, तो ये हमारा जाएगा अदर इनकम में. सेकेंड वन इज इंटरेस्ट अर्नड. अब उसने इंटरेस्ट की अर्निंग की है तो वो किसी फाइनेंशियल वर्क पे करी है, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में. नेक्स्ट वन इज डिविडेंड. डिविडेंड इज ऑल्सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स भी जो है वो फाइनेंशियल कंपनी का पार्ट नहीं है, तो ये जाएगा हमारा अदर इनकम में. ओके, नाउ नॉन फाइनेंशियल कंपनी. सो नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इसमें फर्स्ट वन इज सेल्स. सेल जो है वो कंपनी का पार्ट है, बिकॉज नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो है सेल परचेज करती है प्रोडक्ट्स की, तो ये जो सेल्स है वो किस में जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में. सेकेंड वन इज सेल ऑफ स्क्रैप. एज आई टोल्ड कि जो कंपनी काम करती है, जो भी उसका बिजनेस है, अगर वो उसकी स्क्रैप की सेल करे तो वो रेवेन्यू में ही जाता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ओके, देन इंटरेस्ट अर्नड एंड डिविडेंड. ये दोनों जो है वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी का पार्ट नहीं है, वो उसकी बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आता है, वो उसका अदर इनकम है कि उसने अपनी अर्निंग्स को किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो उसमें उसको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है और डिविडेंड उसको मिल रहा है, तो ये जो दोनों हैं वो अदर इनकम में जाएंगे. ओके, ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके, कि जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करती है उसकी कितनी कॉस्ट है. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. ओके, वो जो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाती है उसको जो उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है, उसको हमने इनकम में से माइनस करना है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है. तो इसको निकालना कैसे है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल. परचेजेस जो हमने न्यू परचेजेस की हैं उसको हमने ओपनिंग इन्वेंट्री में प्लस कर देना और क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. नाउ सेकंड वन इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. इसका मतलब क्या है कि गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेलिंग. कंपनी गुड्स को खरीदती है उसको आगे रीसेल करने के लिए, कि उसको आगे रीसेल करती है, तो ये भी हमारा जो है कि एक्सपेंस का पार्ट है. और ये जो है हमारा एक्सपेंस, इसको भी हम इनकम में से माइनस कर देंगे. तो जो हमारा थर्ड एक्सपेंस है जो हमने माइनस करना है अपने इनकम में से, तो वो है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. ओके, तो सबसे पहले ये जो इन्वेंट्रीज है ये होती क्या है? चेंज इन इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज को पहले हम क्या बोलते थे? स्टॉक. तो अब हम उसको हम क्या बोला जाता है? इन्वेंट्रीज. वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि जो काम अभी हमारा पड़ा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और स्टॉक इन ट्रेड जो हमारे पास पड़ा है, रेडी है बेचने को. ओके, सो फिनिश्ड गुड हम इसको निकालेंगे कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. मतलब कि जो हमारा पिछले साल जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है तो उसमें हमारा कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना, तो वही जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें वो क्या बन जाता है? हमारा ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट ईयर में जाके वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. तो ओपनिंग स्टॉक में से इस साल का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारा टोटल आ जाएगा कि ये हमारी टोटल इतनी फिनिश्ड गुड्स हमारे पास अभी जो हमने पड़ी है.
उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस भी सेम ऐसे ही है कि पिछले साल कितना काम पड़ा था करने वाला, इस साल कितना है, तो वो भी हम ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज कर देंगे, उसका सब टोटल निकाल लेंगे। देन हमारा स्टॉक इन ट्रेड, हमारे पास पिछला स्टॉक कितना है वो अगले साल में ओपनिंग बन गया और इस साल का क्लोजिंग बन गया, तो वो भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल। और हम ए, बी और सी तीनों को प्लस कर देंगे तो वो टोटल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि लाइक मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स, ओके, प्लस अब मैंने और जो है 10 एप्पल्स परचेज कर लिए, तो मेरे पास जो टोटल है वो टोटल कितना हो गया 15 एप्पल्स, ठीक है। सो टोटल मेरे पास कितने एप्पल्स हो गए 15 एप्पल्स। तो 15 एप्पल्स में से मैंने 12 एप्पल्स जो है वो मैंने सेल कर दिए, तो मेरे पास बाकी कितने बचे, मेरे पास 3 एप्पल्स जो हैं अभी भी पड़े हैं स्टॉक में। तो 12 एप्पल्स मैंने कैसे बेचे, 10 एप्पल्स मैंने इस साल के जो मैंने खरीदे थे परचेज किए थे, और पिछले साल के जो 5 एप्पल्स मेरे पास थे उसमें से मैंने 2 बेच दिए। इसका मतलब मेरा जो पिछले साल का जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो गया है बाय 2 एप्पल्स के साथ, ओके। सो अगर मैं अपनी कंपनी रन कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है कि जो मेरा स्टॉक है वो सेल हो रहा है, वो पड़ा नहीं हुआ मेरे पास, ओके। तो पिछले साल की जो मेरे स्टॉक पड़े थे वो धीरे धीरे जो है वो बिक रहे हैं, उसकी सेलिंग जो है वो हो रही है, तो ये मेरे लिए एक बेनिफिशियरी चीज़ है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, expenses incurred by the company on employees such as wages, salaries, bonus, staff welfare expenses etc. कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा करती है, जैसे उसको वेजेस देती है, सैलरीज देती है, बोनस, स्टाफ जो भी उसके वेलफेयर एक्सपेंसेस है वो सब कुछ देती है, तो उसको भी हमने P&L में माइनस करना है, ताकि हमें जो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट है सब एक्सपेंसेस देने के बाद वो हमें क्लियर मेंशन हो जाए कि हमारे पास जो इतना प्रॉफिट कंपनी के पास पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस कॉस्ट। तो जो फाइनेंस कॉस्ट है इट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरिंग दैट इज लोन्स टेकन बाय इट। कि कंपनी ने जो लोन्स लिए हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, कंपनी के द्वारा जो बैंक से लोन लिए गए हैं उसके ऊपर उसने जो खर्चा इनकर करा है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, ओके। सो एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट आर लोन प्रोसेसिंग फी एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो लोन प्रोसेसिंग फी क्या होता है कि कंपनी ने लोन अप्लाई किया है तो उसको उसके प्रोसीजर के ऊपर जो उसको फ़ी देनी पड़ती है दैट इज़ अ लोन प्रोसेसिंग फी। सेकेंड वन इज़ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमें पता है कि जो डिबेंचर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो कंपनी उसको इशू कर देती है ताकि उस कंपनी के पास पैसा आ जाए। तो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए डिस्काउंट के ऊपर, जैसे अगर डिबेंचर्स होंगे 12 के तो उसने 10 रुपये के इशू कर दिए, तो उसने 2 रुपये का क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो ये कुछ खर्चे हैं जो कंपनी इनकर करती है लोन लेने के वक्त, ओके। सो नेक्स्ट वन इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन क्या होता है, इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द यूजेज ऑफ टाइम, ओके। जैसे कि हमने कोई चीज़ ली है तो अगर उसका टाइम पीरियड 10 ईयर्स का है तो उसकी हर साल की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती जाती है, दैट इज़ अ डेप्रीसिएशन, ठीक है, जो कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही लगती है। एमोर्टाइजेशन भी डेप्रीसिएशन के जैसे ही होता है, ये हमने +1 में पढ़ा हुआ है। एमोर्टाइजेशन जो है वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है और जो डेप्रीसिएशन है वो ओनली फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ओके। ये इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, सॉरी, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है ऑफ ओवर देयर यूजफुल लाइफ। तो जो ये वाले जो फिक्स्ड वाले हैं उसमें आ जाता है हमारा बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, और एमोर्टाइजेशन में गुडविल और पेटेंट्स, ओके। गुडविल पता ही हमारी रेपुटेशन होती है कंपनी की, और पेटेंट्स
ये इंटेंजिबल में आ जाते हैं। उसके बाद ये भी एक खर्चा है जो कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में से माइनस होता है। एंड जो लास्ट है हमारा वो है अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डेट आर नॉट शोन अंडर above 6 एंट्रीज आर शोन अंडर द अदर एक्सपेंस। ओके, ये जो हमने पीछे सारे 6 के 6 पढ़े हैं, इसमें जो हमारे पॉइंट्स नहीं आते वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। और अदर एक्सपेंसेस में दो तरह में आते हैं ये। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट में हमारा आ जाता है कैरेज, इनवर्ड, और जो इनडायरेक्ट है उसमें कैरेज, आउटवर्ड्स। तो ये जो सारे हमने खर्चे पढ़े हैं, ओके, ये टोटल, इन सबको टोटल कर देंगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। इस टोटल एक्सपेंस को हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा कि कंपनी के पास टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना था। ओके, उसके बाद हम उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, देन टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आज हमने सारा स्टेटमेंट ऑफ P&L कवर कर लिया है कि इसमें कौन कौन से आइटम्स आती हैं, उनके साथ डील कैसे करना है। और हाँ, ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये हमने लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स में शो करने हैं। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में सम्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा किसके अंडर आएगा तो वो हम सब जो है उसमें शो करके एक फाइनल अमाउंट की वैल्यू जो मैंने पीछे प्रोफॉर्मा बनाया है उसमें हम शो। तो हम ये सारा जो हमने पीछे पढ़ा है उसको हम नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, ये जो हमने प्रोफॉर्मा दिया है इसमें यहाँ पे हम नोट लिख देंगे 1, 2, 3 और करंट ईयर प्रीवियस ईयर की पिक्चर्स फिल कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा आज पूरा स्टेटमेंट ऑफ P&L ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये कैसा लगा।